सुंदर पहाड़ों के बीच पालमपुर गांव बसा हुआ था। उस पूरे गांव में हरियाली और उपजाऊ जमीन ही नजर आया करती थी। दूर दूर से सैलानी पालमपुर की हरियाली और उपजाऊ जमीन में रंग बिरंगी खेती देखने के लिए आया करते थे। एक दिन दूसरे गांव का व्यक्ति भीष्मा अपने दोस्त मोहन से बोला, मोहन, काफी दिन हो गए ना, हम दोनों कहीं घूमने नहीं गए। मैंने सुना है कि अपने गांव के करीब ही पालमपुर गांव में बहुत सुंदर हरियाली है। क्यों ना इस बार हम दोनों वहीं घूमने चले? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। चलो यार, अपनी मोटर बाइक पर उसी गांव में घूमने के लिए चलते हैं। भीष्मा और मोहन अपनी मोटरसाइकिल लेकर पालमपुर पहुंचकर वहां की सुंदरता देखते हुए बोले, वाकई यार, पालमपुर गांव तो बहुत सुंदर है। हमें हर साल पालमपुर घूमने आना चाहिए। तभी उन दोनों के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई, कैमरा ले लो, कैमरा ले लो। बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा है और मैं बहुत सस्ते में दे दूंगी। भीष्मा और मोहन उस स्त्री के पास पहुंच गए। कैमरा तो वाकई बहुत पुराना मालूम पड़ता है। क्या ये अभी काम करता है? हाँ बाबूजी, ये कोई मामूली कैमरा नहीं है, बल्कि ये एंटीक कैमरा है। शहर में इसको खरीदोगे तो कम से कम 2 लाख रुपए का मिलेगा। और तुम ये कैमरा हमें कितने में दोगी? मैं ये कैमरा आपको सिर्फ 10,000 रुपए में दे दूंगी, क्योंकि आप हमारे गांव के सैलानी हो और हम सैलानियों से ज्यादा रकम नहीं वसूलते। भीष्मा ने तुरंत अपनी जेब से 10,000 रुपए निकालकर उस स्त्री को दे दिए। वो स्त्री खुश होती हुई सीधे अपने घर चली गई। घर पर उसका पति सुखदेव उसका ही इंतजार कर रहा था। आज कितने रुपए का चूना लगा कर आई हो चित्रा? आज पूरे 10,000 रुपए का चूना लगाया है मैंने। वो कैसे? आप एक भंगार की दुकान से खराब कैमरा उठा लाए थे ना, उसी को मैंने 10,000 में बेच दिया। तुम्हारे दिमाग का भी जवाब नहीं। बस ऐसे ही गांव में सैलानी आते रहें और हम दोनों पति पत्नी उन्हें लूटते रहें। अगले दिन भीष्मा और मोहन उस कैमरे को बेचने के लिए शहर की एक बहुत बड़ी दुकान पर चले गए। भीष्मा दुकानदार से बोला, भाई साहब, मुझे इस कैमरे को बेचना है। दुकानदार कैमरा देखते हुए गौर से उन दोनों की ओर देखकर बोला, कितने रुपए में बेचना चाहते हो? कल मैंने इस कैमरे को 10,000 रुपए में खरीदा था। मैं इसे सिर्फ आपको 20,000 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि बाजार में इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। दुकानदार क्रोधित होता हुआ उन दोनों की ओर देखकर बोला, या तो तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो या फिर मुझे बेवकूफ समझते हो। क्या कहना चाहते हैं आप? अरे, इस कैमरे की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये कैमरा किसी कबाड़ी की दुकान से उठाया हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन कल पालमपुर गांव में हमने जिससे ये कैमरा खरीदा था, उसने तो कहा था कि ये कैमरा एंटीक है। भीष्मा की बात सुनकर दुकानदार बोला, चलो निकलो यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। भीष्मा और मोहन दुकान से मुंह लटकाकर बाहर निकल आए। मोहन भीष्मा से बोला, चिंता मत कर भीष्मा, हम पालमपुर गांव के मुखिया से शिकायत करेंगे। वो दोनों पालमपुर गांव चले गए और वहां के मुखिया से सारी घटना बताते हुए बोले, अब आप ही बताइए मुखिया जी, इस गांव के सदस्यों को आपके गांव की एक स्त्री लूट रही है। ऐसे तो आपके गांव का नाम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। हाँ, और मैं उस औरत को जानता हूँ, उसका नाम चित्रा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए मुझे 5,000 रुपए देने होंगे, क्योंकि मैं मुफ्त में किसी की मदद नहीं करता। ठीक है, मैं 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। कम से कम मेरे 5,000 तो बचेंगे। ठीक है, मैं कैमरा उसके मुंह पर मार कर आऊंगा। भीष्मा ने 5,000 रुपए मुखिया को दे दिए। मुखिया भीष्मा और मोहन को लेकर चित्रा के घर पर चला गया और क्रोधित होकर चित्रा से बोला, चित्रा, तुम्हें शर्म नहीं आती? कबाड़ से उठाया हुआ कैमरा तुमने 10,000 रुपए में बेच दिया। इतना बोलकर मुखिया ने वो कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया
और भीष्मा और मोहन की ओर देखकर बोला, देखो, अपने वादे के मुताबिक मैंने कैमरा चित्रा के मुंह पर मार दिया है। अब तुम दोनों जा सकते हो। अरे ये क्या बात हुई? मेरे पैसे तो दिलवाइए। सीधे तरीके से यहाँ से चले जाओ। बात कैमरा मुंह पर मारने की हुई थी, पैसे लौटाने की नहीं। मुझे तो लगता है कि ये पूरा का पूरा पालमपुर गांव ही लुटेरों का गांव है। मोहन और भीष्मा गुस्से से घर से बाहर आ गए। वो दोनों अपनी मोटरसाइकिल से पालमपुर के गांव से बाहर निकल आए और एक पेड़ के नीचे गुस्से से बात करने लगे। मैं तो तुम्हारी बातों में आकर फंस गया मोहन। मुझे पूरे 15,000 रुपए का चूना लग गया है। अब मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाऊंगा। मुझे क्या पता था पूरा का पूरा गांव ही लुटेरों का गांव है। मुझे तो लगता था कि जैसी वहाँ की सुंदर हरियाली है उसी तरह वहाँ के लोग का दिल भी सुंदर होगा। और मेरे दोस्त, पुलिस में कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुमने देखा नहीं कि वहाँ का मुखिया भी गांव वालों से मिला हुआ है। तभी उस पेड़ के पीछे से अचानक एक सुंदर युवक निकलकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कौन हो तुम दोनों? मैं तुम दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था। कहीं तुम पालमपुर गांव के बारे में बात तो नहीं कर रहे? हाँ भाई, पालमपुर गांव के बारे में ही बात कर रहे हैं। हम वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर हमें 15,000 रुपए का चूना लग गया। और तो और पालमपुर गांव का मुखिया भी बहुत बड़ा कपटी है। समझ गया। ना जाने कितने सैलानी वहाँ की ठगी का शिकार हुए हैं। तुम दोनों चिंता मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कोई पुलिस वाले हो। नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन झूठ भी नहीं बोल रहा। मुखिया स्वयं तुम्हारे पैसे लेकर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आएगा। मोहन और भीष्मा वहाँ से चले गए। वो सुंदर युवक पालमपुर गांव चला गया और वहाँ के मुखिया के पास जाकर बोला, मेरा नाम केतन है। कुछ देर पहले मुझे 2 नवयुवक मिले थे जो बता रहे थे कि पालमपुर गांव के लोगों ने 15,000 रुपए की उनके साथ ठगी की है। जिसे तुम ठगी कह रहे हो उसे पालमपुर गांव में धंधा कहा जाता है। जाओ, जाकर अपना काम करो। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। आसपास के गांव ज्यादातर सूखे से ग्रसित हैं। सिर्फ आपके गांव में ही अच्छी वर्षा और सुंदर हरियाली और खेती होती है। इसके बावजूद भी आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सोचिए, अगर ईश्वर ने आपसे ये सब कुछ छीन लिया तब आप क्या करेंगे? क्या आपके गांव में कोई सैलानी घूमने आएंगे? अगर इस गांव में बाढ़ भी आ जाएगी ना, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास इतना अनाज इकट्ठा है कि हम वर्षों तक बैठकर खा सकते हैं। अचानक केतन की आंखों में क्रोध झलकने लगा। वो गुस्से से मुखिया की ओर देखकर बोला, तुमने अक्सर पानी की बाढ़ के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी गर्मी की बाढ़ के बारे में सुना है? मेरे जाते ही गांव में ऐसी गर्मी की बाढ़ आएगी जिसके बारे में तुमने ना कभी कल्पना की होगी और ना ही कभी देखा होगा। तब देखता हूँ कि तुम्हारा अनाज तुम्हें कितने दिन जिंदा रख पाता है। याद रखना, हमारी अच्छाई और इंसानियत ही हमें जिंदा रखती है। इतना बोलकर केतन क्रोधित होकर गांव की सीमा से निकल गया। गांव की सीमा से निकलते ही अचानक आकाश से भयंकर धूल का बवंडर गिरने लगा और देखते ही देखते उस गांव को भयंकर गर्मी की बाढ़ की चपेट में ले लिया। सुखदेव पसीने से लथपथ मुखिया के पास आकर बोला, ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? ऐसा लगता है जैसे कि आकाश से गर्मी की बाढ़ आ गई हो। सारी हरियाली अचानक से सूख गई है और पूरे गांव में धूल का अजीब सा गुबार छाया हुआ है जिसमें असहनीय गर्मी है। कुछ ही दिनों के अंदर पालमपुर की हरियाली सूखे में परिवर्तित हो गई। पालमपुर गांव की नदी आकाश से गिर रही गर्मी की बाढ़ से सूख गई। पालमपुर के लोगों का अनाज गर्मी की वजह से सड़ गया। मुखिया चिंतित अवस्था में अपने गांव की असहनीय हालत देख रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति आकर उससे बोला, मुखिया जी, मुझे तो लगता है कि ये सब हमारे कुकर्मों का ही फल है। शायद तुम सही कह रहे हो। हमारी गलतियों की सजा हमारे बच्चों तक को भुगतनी पड़ रही है। मुखिया जी, हमारे गांव में साफ पानी तक नहीं बचा। बच्चे अब प्यास से तड़प रहे हैं। तुम सब दूसरे गांव में जाकर मदद क्यों नहीं मांगते? मैं भी तुम्हारे साथ मदद मांगने के लिए चलूंगा।
दूसरे गांव वासी ने हम सबकी मदद करने से इनकार कर दिया है। उन सभी का कहना है कि पालमपुर गांव के लोगों ने सबको बहुत लूटा है। उनका ये भी कहना है कि हमारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर अचानक मुखिया के दिमाग में केतन के वाक्य दौड़ने लगे। जीवित वही रहता है जिसके दिल में इंसानियत होती है। मुखिया अचानक चीखते हुए उस व्यक्ति से बोला, मैं समझ गया, वो कोई मामूली युवक नहीं था, बल्कि कोई दैवीय या चमत्कारिक युवक था। जाओ, गांव के सभी लोगों के बीच ऐलान कर दो कि मैं सभी लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले गांव की चौपाल पर एकत्रित हो गए। मुखिया उन सभी से बोला, क्योंकि मेरी एक बात समझ में आ गई है कि जीने के लिए हमें साफ पानी, हरियाली और अन्न की आवश्यकता होती है। धन हमारा पेट नहीं भर सकता। सभी गांववासी मुखिया की बात से सहमत हो गए। काफी दिन बाद मुखिया, चित्रा और सुखदेव पता करते करते मोहन और भीष्मा के घर पहुंच गए। मुखिया भीष्मा को पैसे देते हुए बोला, ये लो तुम्हारे 15,000 रुपए। मैं पालमपुर गांव की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब हमें समझ में आ गया है कि असली दौलत तो हमारे गांव में ही थी और हम कागज के टुकड़ों को ही सब कुछ समझ बैठे। ये बोलकर मुखिया, सुखदेव और चित्रा वहाँ से चले गए। वो तीनों कुछ ही दूर पहुँचे थे कि तभी केतन मुस्कुराता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। तो अब तुम्हारे गांव का माहौल कैसा है मुखिया जी? हमें क्षमा कर दो केतन, हमें अब सब कुछ समझ में आ गया है। इतना बोलकर केतन का रूप अचानक से एक साधु में परिवर्तित हो गया। मैं काफी दिनों से पालमपुर गांव के लोगों की शिकायतें सुन रहा था। जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया तब मैंने तुम्हारे गांव को श्राप दिया, और श्राप का तोड़ यही था कि तुम्हारे दिल में इंसानियत जाग उठे, जो कि मुझे अब तुम सबकी आंखों में दिखाई दे रही है। अब तुम्हारे गांव में कदम रखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम सबके मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। मुखिया, चित्रा और सुखदेव जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुँचे, अचानक सब कुछ हरा भरा हो गया। स्नेहा एक बिन माँ की बच्ची थी जो अपने पिता के साथ रहती थी। उसके पिता श्रीकांत एक किसान थे। उन्होंने स्नेहा के लिए दूसरी माँ लाने का विचार किया और दूसरी शादी कर ली। पर श्रीकांत की दूसरी बीवी ममता स्नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, स्नेहा, पूरे दिन तुम रोटियां तोड़ती रहती हो, कुछ काम धाम है या नहीं? हाँ बोलो माँ, आप क्या काम करवाना चाहती हैं? मैं कर दूंगी। ये लो पैसे और पास की सब्जी मंडी से सब्जी ले आओ। ठीक है माँ। स्नेहा पैसे लेकर सब्जी मंडी चली जाती है और जब वापस आती है तो, माँ आज तो सब्जी बहुत महंगी है। सारे पैसे उड़ाई क्या? माँ आज सब्जी मंडी में सब्जी महंगी होने की वजह से थोड़ी सी ही सब्जी आ पाई है। सब्जी महंगी थी या उन पैसों से चाट पकौड़ी खा ली है? मैं सब जानती हूँ। थोड़ी सी ढील दी नहीं और तेरा उड़ना शुरू हो जाता है। अब नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। चल रसोई में जा और खाना बना। खाना बना कुछ बनाती नहीं, बहस करवा लो इस लड़की से। पता नहीं कब तक मूंग दलेगी मेरी छाती पर। स्नेहा रसोई में खाना बनाने चल देती है। मुझे कैसे न कैसे करके इस लड़की से अपना पीछा छुड़ाना होगा। बस मैं क्या करूं जो इस घर से चली जाए ये, नहीं तो मुझे जीवन भर इसे झेलना पड़ेगा। तभी ममता को एक उपाय सूझता है। ममता अपने सोने का हार स्नेहा के कमरे में छुपा देती है। सुनो जी, मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा, तुम रखकर भूल गई होगी। मैंने चारों तरफ देख लिया पर मुझे नहीं मिला। बस एक स्नेहा का कमरा रह गया है, उसकी तलाशी लेनी है। वो मेरी माँ ने दिया था। ये कैसी बात कर रही हो? आखिर स्नेहा तुम्हारा हार क्यों चुराएगी? मैंने कब कहा चुराएगी, पर एक बार तलाशी लेने दो, क्या जाता है? हाथ कंगन को आरती क्या? ममता स्नेहा के कमरे की तलाशी लेती है। वहाँ उसे अपना सोने का हार मिल जाता है, क्योंकि ये हार उसी ने रखा था। देखा, मैं ना कहती थी, मेरा सोने का हार स्नेहा ने ही चुराया है। अब तो आपकी आंखों के आगे है। अब तो विश्वास हो गया ना कि स्नेहा चोर है। इसकी नजर हमेशा मेरे सोने के हार पर रहती थी।
और आज तो उसने चुरा भी लिया। स्नेहा ये क्या है? तुमने अपनी माँ का सोने का हार चुराया है। तुम्हें किस बात की कमी है जो तुमने ये सब किया? नहीं पापा, मैंने सोने का हार नहीं चुराया। मुझे नहीं पता ये हार कहाँ से आया। मैं भला हार क्यों चुराऊंगी पापा? ये तो मेरी आंखों के आगे ही तेरे कमरे से निकला है। अगर तूने नहीं चुराया तो ये हार तेरे कमरे में से कैसे निकला? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। या तो इस घर में अब ये रहेगी या फिर मैं। कल को अगर मेरा कोई और सामान इसने चुरा लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी ना। पापा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर से मत निकालिए। आज के बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक कोने में रहूंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो, मैं घर का सारा काम करूंगी। श्रीकांत चुपचाप खड़ा देखता रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। स्नेहा अपनी आंखों में आंसू लेकर उस घर से निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी स्नेहा को एक खरगोश दिखाई देता है जो झाड़ियों में फंसा होता है। ये खरगोश तो बहुत खूबसूरत है, पर ये तो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इसे तो झाड़ियों से चोट भी लग गई है। वो उसे झाड़ियों से निकाल देती है और जड़ी बूटी को उसके घाव पर लगा देती है। खरगोश ठीक होकर जंगल की ओर भागता है। वो खरगोश के पीछे पीछे घने जंगल के अंदर पहुंच जाती है। अरे, मैं ये कहाँ आ गई? ये तो घना जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते होंगे। अब मैं क्या करूं? स्नेहा उदास होकर बैठ जाती है। ऐसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे कुछ करना होगा। मैं घर वापस भी नहीं जा सकती, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मुझे यहीं पर रहना होगा, इस जंगल में। पर मैं इस घनघोर जंगल में जंगली जानवरों के बीच कैसे रहूंगी? अच्छा है, कोई जानवर मुझे खा जाए, क्योंकि अब मेरा जीवन निरर्थक है। पापा ने मुझे निकाल दिया और माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं जीकर भी क्या करूंगी? वो ऐसा विचार कर रही होती है, तभी वो खरगोश वहाँ आ जाता है। स्नेहा, तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम ऐसा विचार कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो अभी और जिंदगी जीनी है। स्नेहा चौंक जाती है और इधर उधर देखती है। स्नेहा, चौंको मत, मैं बोलने वाला खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, तुम इस जंगल में निश्चिंत होकर रह सकती हो। यहाँ पर रहने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हारी रक्षा भी करूँगा। वो कैसे? इस जंगल के सभी जानवरों को मैं समझा दूंगा, तो वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे और तुम्हारे दोस्त बनकर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस जंगल में रहने के लिए मुझे एक घर की जरूरत होगी, पर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पास में ही बहुत सारे गन्ने हैं, उसमें तुम अपना घर बना सकती हो। जाओ, एक मजबूत और खूबसूरत घर बनेगा। स्नेहा को विचार बहुत अच्छा लगता है। वो उन गन्नों को तोड़कर ले आती है और एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। साथ ही नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाती है, जो बहुत ही आकर्षक होता है। उसके गन्ने के बने हुए घर से जंगल में एक रौनक सी हो जाती है। ये तो बहुत ही सुंदर घर बना है, सभी घरों से बिल्कुल अलग। वो उस घर में रहने लग जाती है। जंगल के सभी जानवर उसकी मदद करते हैं। एक दिन एक शिकारी शिकार करने वहाँ आ जाता है और उसे वो घर दिखाई देता है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है। ये मेरा घर है। मैं शिकार खेलते खेलते बहुत थक गया हूँ। क्या मैं इसमें थोड़ी देर रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शिकारी थोड़ी देर आराम करता है और फिर शहर में जाकर सबको गन्ने के घर के बारे में बताता है। अब तो उसके गन्ने का घर बहुत ही प्रसिद्ध हो जाता है और वहाँ पर कुछ पर्यटक भी आने लगते हैं, जिससे स्नेहा की कुछ कमाई भी हो जाती है। स्नेहा अब उस गन्ने के घर में जंगल के जानवरों के साथ हंसी खुशी रहती है। मिर्जापुर गांव में माया देवी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बारिश के मौसम में एक दिन रात को बाढ़ आ जाती है और पूरा गांव पानी में डूब गया। गांव के लोग वहां से जान बचाकर भागे। माया देवी भी अपने छोटे बच्चों के साथ पड़ोस के सिकंदराबाद में पहुंची। माया को देखकर सिकंदराबाद का सरपंच आया और बोला, ए बुढ़िया, हमारे गांव में क्यों आई है? सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव मिर्जापुर में बाढ़ ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है।
इसलिए मुझे और मेरे 2 बच्चों को अपने गांव के बाहर ही रहने दो। तो जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं दुश्मनों को कैसे रख सकता हूँ। और वैसे भी तुम इतने गरीब हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगे। सरपंच जी, हम समय काटने आए हैं, हम चोरी क्यों करेंगे? ए बुढ़िया, ज्यादा सयानी मत बन और अपने बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जा। माया सरपंच के आगे खूब रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और माया को गांव से बाहर निकाल दिया। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव में पानी है और दूसरे लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएं? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस सड़क पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, यहाँ भी पानी आ जाता है और अगर पानी नहीं भी आया तो सरपंच नहीं रहने देगा। हमें इसकी नजरों से दूर जंगल में ही जाना होगा। ईश्वर ने जो भी लिखा है नसीब में, वो तो होना ही है। माया अपने बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत सारे बांस के पेड़ हैं। वहाँ 2 आम के और बाकी फलों के पेड़ भी हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल नहीं है और बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। हाँ माँ, अच्छा हुआ वहाँ बाढ़ आ गई, क्योंकि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना इतनी ठंडी अच्छी हवा। बच्चों, बाढ़ बहुत अच्छे के लिए आई। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है। और हम जंगल में रह सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक झोपड़ी बनानी होगी, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम झोपड़ी कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से झोपड़ी बनाएंगे। हाँ माँ, मैं पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट लाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही सांस लेते हैं और खाते पीते हैं। फिर हमारी झोपड़ी कैसे बनेगी माँ? वो सामने देखो, वहाँ पर कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं, हम उनसे अपनी झोपड़ी बनाएंगे। माया अपने बच्चों के साथ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पर्याप्त लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं। देव नदी की तरफ झोपड़ी के लिए फूस लेने चला जाता है। देव, अकेले वहाँ मत जाओ, पहले लकड़ी से झोपड़ी बना लेते हैं, बाद में फूस ले आएंगे। देव उसकी कोई बात नहीं सुनता और फूस उठाने चला गया। तभी देव की चीख निकली, क्योंकि उसे सांप ने काट लिया। माँ, क्या हुआ देव? माँ, मुझे सांप ने काट लिया। यह बात सुनकर माया और मोनी दोनों रोते हुए देव की तरफ दौड़े। देव भी बेहोश हो चुका था। देव, 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 बेटा, बेटा, हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने पहले पति छीन लिया, फिर घर और अब बेटा भी। भगवान, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तभी उन्हें एक आवाज आती है। माया, मैं जादुई बांस का घर हूँ। मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी कि तुम अपने बच्चों को पेड़ों के बारे में समझा रही थी। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बेटे को अब वापस जिंदा कर रहा हूँ और तुम्हें रहने के लिए एक जादुई घर दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम अन्य लोगों का भी भला कर पाओगी। मैं कोई सपना देख रही हूँ? अभी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा और एक आलीशान घर भी आ जाएगा, जिसमें खाने का पूरा ध्यान रखा जाएगा। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। माया और मोनी अपनी आंखें बंद करते हैं और जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। तभी देव भी जिंदा हो गया और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ, माँ। देव, तू ठीक है? हाँ माँ, मैं तो सोया था और आपने तब तक इतना अच्छा घर बना दिया। घर? तीनों पीछे देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ बांस का जादुई घर है। वो तीनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं, महल है। देव और मोनी को वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगे और खूब फल खाते। इसी तरह तीनों रहने लगे। माया और उसके बच्चों के कुछ दिन आराम से बीत गए। फिर उन्होंने एक दिन देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर जंगल में भाग आया है। माया, मुझे माफ कर दे और मेरे परिवार को अपने घर में रख ले। माया, मुझे माफ कर दे। माया, आपने हमें अपने गांव में नहीं आने दिया, हम अपने गांव में क्यों आने दे? बेटा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं सरपंच जी, आ जाइए घर में।
सरपंच ने जैसे ही अपने परिवार के साथ घर में कदम रखने की कोशिश की, जादुई घर ने उसको बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से जंगल में भी बाढ़ आ गई, जिसमें सरपंच और उसका परिवार भी बह गया। लेकिन जादुई बांस के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। कुछ दिन में बाढ़ का कहर शांत हो गया और माया अपने बच्चों के साथ जंगल में ही रहने लगी। सीमापुर गांव एक बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है। सीमापुर के आसपास बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां हर साल बाढ़ आती है और उन गांवों के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमापुर के लोगों से मदद लेते हैं। सीमापुर में राजू अपनी पत्नी रानी के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही दयालु हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत पड़ती है, दोनों हमेशा आगे आते हैं। मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम तब तक खाना बना लो। मैं खेत जोत कर आता हूँ और फिर हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। ठीक है, आप जाइए, मैं खाना पकाती हूँ। राजू अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ चला जाता है तो वहीं रानी किचन में चली जाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। आज कुछ मीठा भी बनाऊंगी, इनको मीठा बहुत पसंद है। रानी जल्दी जल्दी रोटी, सब्जी और खीर बनाती है। इसके साथ ही वो अलग से 2 बड़ी रोटियां भी बनाती है और सारा खाना लेकर अपने खेत में चली जाती है। खेत में पहुंचकर देखती है कि राजू कड़ी धूप में खेत की जुताई कर रहा है। रानी को देखकर राजू चौंक जाता है। अरे, तुम यहाँ कैसे? मैं खाना बनाकर लाई हूँ। चलो, बैलों को खड़ा कर दो और पहले खाना खा लो, सुबह से भूखे हो। घर आकर खा लेता, यहाँ इस कड़ी धूप में आने की क्या जरूरत थी? अच्छा, और आप जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे हैं उसका क्या? आप केवल अपने लिए तो मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो मुझे भी आपका बराबर साथ देना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आ ही गई हो तो जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाओ। मैं इस खेत को पूरा जोत लेता हूँ, फिर दोनों साथ में खाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बैलों को भी छांव में खड़ा कर दीजिए और हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाइए। पर जब तक हम खाना खाएंगे तब तक इन बेचारे बैलों को बेमतलब खड़ा रहना पड़ेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बैलों के लिए भी बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर लाई हूँ, वो भी हमारे साथ खा लेंगे। रानी खाने की पोटली को पेड़ की छांव में रख देती है और राजू भी बैलों को छांव में खड़ा कर देता है। ये लीजिए, हाथ धो लीजिए। रानी बोतल का ढक्कन खोलकर राजू के हाथों पर पानी डालती है और राजू हाथ धोकर खाना खाने के लिए जमीन पर बैठ जाता है। रानी पोटली से बड़ी वाली रोटियां निकालकर दोनों बैलों को दे देती है। ये लो, तब तक तुम भी कुछ खा लो और आराम करो, बाद में मन लगाकर काम करना। रानी की बात पर दोनों बैल सर हिलाते हैं। ये देखकर रानी बहुत खुश होती है। देखिए जी, ये बैल तो मेरी बात पर हाँ में सिर भी हिला रहे हैं, जैसे कि ये हमारे बच्चे हों। अब बच्चों के जैसे इनका ख्याल रखती हो तो वो भी तो तुम्हारी बात मानेंगे ही ना। चलो आ जाओ। रानी भी राजू के साथ खाना खाने बैठ जाती है। दोनों पति पत्नी मिलजुल कर खाते हैं। राजू खीर को देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, तुमने तो आज मन ही खुश कर दिया। मुझे पता था आपको खीर जरूर पसंद आएगी, देसी घी के साथ जो बनाई है। खाना खाने के बाद राजू खेत जोतता है और फिर दोनों लोग अपने बैलों को लेकर घर के लिए चल पड़ते हैं। राजू और रानी की शादी को कई साल बीत चुके थे, पर अभी तक उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। पर वो दोनों अपने बैलों को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। मैं बैलों को पानी पिलाकर आती हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। इनके बैल भी बहुत समझदार थे। उन्हें कभी भी खूंटे पर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बिना बंधे ही दोनों बैल चुपचाप गौशाला में रहते थे। रानी को अचानक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है। लगता है जोरों की बारिश होने वाली है, कहीं फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। कुछ ही देर में पानी बरसने लगता है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सीमापुर के आसपास के गांवों में बाढ़ आ जाती है और वहां के लोग सीमापुर की तरफ भागने लगते हैं। वो देखिए जी, लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। हमको घर में कुछ लोगों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी।
हाँ, हम उन लोगों को अपने घर में शरण तो दे देंगे, पर खाने पीने का क्या होगा? तुम तो जानती हो कि हमारे पास सिर्फ 2 ही खेत हैं और उनमें केवल हम दोनों के लिए ही अनाज हो पाता है। आप चिंता मत कीजिए। जब ऊपर वाले ने हमें इतना काबिल बनाया है कि हम दूसरों को अपने घर में शरण दे सके, तो उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी करवा ही देंगे। रानी घर की साफ सफाई करती है और कुछ लोगों को अपने घर पर रहने के लिए बुला लेती है। इन्हीं में से एक बूढ़ी औरत भी है। तुम्हारा भला हो बेटी, तुम इस मुसीबत के समय में हम लोगों की मदद कर रही हो। जो मुसीबत की घड़ी में काम ना आए वो पड़ोसी ही कैसा, और आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं। आपकी सेवा करना तो मेरा धर्म भी है। भगवान तुम जैसी बेटी हर माँ को दे। रानी ने इन सबको अपने घर पर आश्रय तो दे दिया था, पर रात को जब खाना खाने का समय हुआ तब ये सभी लोग एक उम्मीद भरी नजर से राजू और रानी की तरफ देखने लगे। रानी अपने हिस्से का खाना बूढ़ी औरत को दे देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आप बहुत भूखी लग रही हैं। मैं तो सच में भूखी हूँ बेटी, पर अगर ये खाना मैं खा लूंगी तो तुम भी आज रात भूखी रह जाओगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पानी पीकर काम चला लूंगी। आप ये खाना खा लीजिए। रानी और राजू दोनों ही अपने हिस्से का खाना घर आए शरणार्थियों को दे देते हैं, और वो ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि उनके गांव में बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता। बेटी, तुम दोनों घर में अकेले ही हो? क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? बुढ़िया की ये बात सुनकर रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और ये देखकर बूढ़ी अम्मा सब कुछ समझ जाती हैं। चिंता मत करो बेटी, माँ अन्नपूर्णा ने चाहा तो जल्दी ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वो बूढ़ी औरत रानी को एक सेब देती है। ये माँ अन्नपूर्णा के मंदिर का प्रसाद है बेटी। बाढ़ के समय ये मंदिर से बहकर मेरे पास आया था। शायद माँ अन्नपूर्णा ने ये तुम्हारे लिए ही भेजा है। इसको खा लो। तुम्हारे घर में माँ के आशीर्वाद से संतान जरूर पैदा होगी। रानी माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर उसे खा लेती है, और फिर कुछ ही महीनों बाद रानी माँ बन जाती है और उनके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मुझे तो लगता है कि ये सब उस बूढ़ी अम्मा के सेब और माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से हो पाया है। हाँ हाँ जरूर, हमारी बेटी पर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। देखना, बड़ी होकर ये भी कोई नेक काम जरूर करेगी। राजू और रानी घर में बेटी के आने से बहुत खुश थे। अब तो जैसे मानो उनकी दुनिया ही पूरी हो गई थी। दोनों हर समय बेटी का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका नाम भी माँ के नाम पर ही रखना चाहिए। हाँ, ठीक कहा तुमने, ताकि जब भी हम अपनी बेटी को पुकारेंगे तो हमारे मुंह से माँ का नाम खुद ब खुद लिया जाएगा। अनु नाम कैसा रहेगा? अच्छा है। क्यों अनु? नाम तो ठीक रखा है ना तुम्हारे पापा ने? अनु नाम सुनते ही अनु हंसने लगती है, जिससे रानी और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे अनु बड़ी हो जाती है। जब से अनु पैदा हुई है, हम दोनों ने खेत पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। जाकर देखता हूँ खेत की क्या हालत हो गई है। राजू खेत में जाता है तो देखता है कि खेत पूरा सूखा पड़ा है। वो उदास चेहरे के साथ घर वापस आता है और रानी को इस बारे में बताता है। इसमें हमारी भी क्या गलती है? 6 महीने पूरे होने वाले हैं और कहीं बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है, तो खेत तो सूखेंगे ही। वो तो ठीक है, पर खाने का क्या होगा? कल मैंने जो भी बचा हुआ अनाज था सब पिसवा दिया। अब घर में कोई भी साबुत अनाज नहीं बचा है। आज तक भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी हम ये विपत्ति उनके ऊपर ही छोड़ देंगे। जब तक पिसा हुआ अनाज चल रहा है, पेट भरकर खा लेते हैं। बात की बाद में देखी जाएगी। पर हमें साथ साथ कुछ दूसरा काम भी देखना पड़ेगा। इस तरह हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते। राजू और रानी दोनों काम की तलाश में निकल पड़ते हैं, और जब बहुत देर तक वापस नहीं आते तो अनु को भूख लग जाती है। माँ पिताजी को गए हुए बहुत देर हो गई है।
क्यों ना आज मैं खुद ही खाना पका लेती हूँ। अनु अपने नन्हे नन्हे हाथों से बर्तन में थोड़ा सा अनाज लेती है और उसे पकाने के लिए चूल्हे पर रख देती है। आज माँ पिताजी को अपने हाथों से बना हुआ खाना खिलाऊंगी। और उतने में उसके माँ पिताजी भी लौटकर वापस आ जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना अनु? हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तुमको भूख लग गई होगी। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बेटी। मैंने हम सबके लिए खाना बना लिया है माँ। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए और खाने के लिए बैठ जाइए। रानी बर्तन में देखती है कि अनु ने खाना तो पकाया है पर वो बहुत कम है और अनु की इस नादानी को देखकर रानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। चलिए जी, आज हमारी अनु ने हमारे लिए खाना बनाया है। जल्दी से हाथ धो कर आते हैं। दोनों हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। आप दोनों हमेशा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते हो। आज आप थके हुए हो, इसीलिए आज मैं आप दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अनु थाली में खाना लेकर अपने हाथों से एक एक निवाला लेकर अपनी माँ को खाना खिलाने लगती है, पर 2 निवाला खाने के बाद रानी का पेट भर जाता है। अनु, मेरा पेट भर गया बेटी। अब अपने पिताजी को खिलाओ। 2 निवालों से कैसे पेट भर गया? तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना ताकि मेरे लिए खाना कम ना पड़ जाए? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। 2 निवालों से ही मेरा पेट भर गया है। लगता है हमारी अनु के हाथों में माँ का कोई आशीर्वाद है। आपको भरोसा नहीं है तो आप खुद खाकर देख लीजिए। अनु अपने हाथों से अपने पिताजी को भी एक एक करके 2 निवाले खिलाती है और 2 निवाले खाने के बाद उसके पिताजी का भी पेट भर जाता है। तुम तो सच कह रही थी, मेरा भी पेट 2 निवालों में ही भर गया। ये क्या है अनु बेटी, तुमने ये खाना कैसे पकाया है? मैंने तो वैसे ही पकाया जैसे माँ पकाती है। जैसे भी पकाया हो, हमारी अनु को माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। अब बहुत समय से बारिश ना होने की वजह से सीमापुर गांव में सूखा पड़ जाता है और सभी गांव वालों के घरों में खाने के लिए अनाज नहीं बचता है। पूरे गांव में अनाज के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना गांव वालों को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 2 या 3 दिनों तक का ही अनाज बचा हुआ है। भूल गई अनु के हाथों का खाना। हम पूरे गांव के लिए अनु के हाथ से खाना बनवाएंगे। राजू सभी गांव वालों को अपने घर पर खाने का आमंत्रण देने जाता है और घर में अनु अपने हाथों से खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और राजू भी सभी गांव वालों के साथ घर पहुंच जाता है। आप सभी बैठ जाइए, आज मेरी बेटी आप सभी को अपने हाथों से खाना परोसेगी। सभी लोग खुश होकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। अनु सबको पत्तल देती है, पर जब वो उनके पत्तल में खाना डालती है तो ये देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या मजाक है राजू, तुमने यहाँ बुलाकर हमारा अपमान किया है। हम लोग भूखे जरूर हैं, पर भिखारी नहीं है। ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमको भीख दी जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया करके आप लोग कुछ गलत न समझे। आप माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर खाना शुरू कीजिए। जैसे ही आपको खाना कम पड़ेगा, मैं और खाना दे दूंगी। शुरू करने के लिए भी तो थाली में खाना होना चाहिए ना। ये तो 2 निवाले से ज्यादा है ही नहीं। आप 2 निवालों से शुरू कीजिए, बाकी अनु फिर से देगी आप सभी को खाना। सभी लोग खाना शुरू करते हैं, पर जैसे ही वो दूसरा निवाला खाते हैं, सबका पेट भर जाता है। किसी को और चाहिए? मेरा तो पेट भर गया। मेरा भी पेट भर गया। सभी लोगों का पेट भर गया था। ये देखकर सभी लोग हैरान भी थे। ये क्या है राजू, हम सभी का पेट 2 ही निवालों में कैसे भर गया? हमारी अनु को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। उसके हाथों से सिर्फ 2 निवाले खाने से भी पेट भर जाता है। सभी लोग अनु को माँ अन्नपूर्णा का अवतार मानते हैं और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जब तक गांव में अनाज की समस्या खत्म नहीं होती, तब तक अनु अपने हाथों से ही सभी को खाना बनाकर खिलाती है। भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था।
अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के वेश में आकर वो शहर चला जाता। भगवान के नाम पर दे दो बेटा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटे अगर कुछ देना है तो दो, वरना रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। हमेशा गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगहों पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके गांव चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा। अब तो ये मेरे सोने के बाद गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुँचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं। मालिक, आपने मेरे सारे खेत ले लिए, अब बस ये छोटी सी कुटिया ही बची है। आप इसे भी हथियाना चाहते हैं? तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपना खेत छुड़ा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों भौचक्के रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से गुस्से से चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और भाव ताव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि ये सारी जमीनें खरीद लेगा हमसे। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए वेश बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, भगवान तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेत। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा ना करें। मैं ये बस अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहाँ चलकर देखना, तुम्हारा रहना दुश्वार हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहाँ कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव के सबसे बड़े भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जीवन में रोने से अच्छा है कि मैं ये जीवन ही त्याग दूं। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहाँ पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी यहाँ पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी परेशानी बहुत जटिल है, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपने कमंडल से पानी का जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया। रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपने भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें
आशीर्वाद दिया है। तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे, वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये सोने के सिक्के तुम्हें भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं इसे तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ भगवान ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने के कारण वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान हो गई। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जौहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मुझे मेरे भागलपुर गांव वासियों को इस जमीन पर दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसे हो गया? समय का खेल है बस। तुम सिर्फ अच्छे से बड़ा सा घर बनवा दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपने बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु के कृपा से वो 4 गुना ज्यादा हो जाता। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा व्यवहार भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छुपाकर सारे गांव वालों को न्योता दिया। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहाँ के मालिक ने पूरे भागलपुर वासियों को दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है। हमें चलना चाहिए। वहाँ जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बहुत खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहाँ देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए? घर बसा नहीं कि भिखारी पहले ही आना शुरू? आने दो मालिक, आने दो। अच्छी भीख मिल जाएगी ना यहाँ पर। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उनका ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये रंजीत जी का ही महल है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों की वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी अब सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों बहुत उदास हुए और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से माफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था। पालनपुर नाम का एक खुशनुमा गांव था। वहाँ के लोग बड़े ही काबिल और पढ़े लिखे थे। प्रेमलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पालनपुर में रहता था। बाकी गांव वालों की तरह वो मेहनती और काबिल नहीं था। गांव का कोई कोना नहीं बचा था जहां प्रेमलाल ने उधार ना मांगी हो। इसलिए गांव वालों ने उसका नाम प्रेमलाल से उधारी लाल रख दिया था। उसकी पत्नी माधुरी भी उसके उधार लेने से बहुत परेशान थी। अजी, कहाँ गए? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ। हाँ भाग्यवान, आया। अरे मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ।
आपके यहाँ साथ रहने से कुछ नहीं होगा। आपको जाकर बाहर काम भी करना पड़ेगा। और वैसे भी पूरा गांव उधारी के ताने मार मार के हमारा जीना हराम कर रखा है। अरे अब क्या हो गया? पूरा गांव तो खामखा हमारे परिवार के पीछे पड़ा हुआ है। गांव में अगर पत्ता भी गिर जाए तो सबको लगता है उसके पीछे मेरा ही हाथ है। इतना कहकर उधारी लाल घर से बाहर चला गया और बाजार जाकर उसने घर का राशन लेने का सोचा। बाजार जाते वक्त उधारी लाल को जमींदार और महाजन उसे देखकर, अरे जमींदार साहब, वो देखिए उधारी लाल अब नजर आया है। ये पैसे ले लेता है और नजर नहीं आता। चलिए इससे अपने पैसे वसूलते हैं। अरे भाई हाँ, सही कह रहे हो। उधारी लाल ने मुझसे अभी 4 दिन पहले ही 2000 रुपए लिए और कह रहा था कि रात को दे दूंगा, और 4 दिन हो गए हैं, ना पैसे दिए और ना नजर आया। अरे दामोदर भैया, जल्दी से मुझे महीने भर का राशन दे दो। ये लो सामान की पर्ची, और हाँ, मेरे हिसाब में इसका सारा बिल लिख लेना, ठीक है? अरे कैसा हिसाब? तुमने पिछले 4 महीने से कोई हिसाब नहीं किया। मेरी दुकान में बोर्ड लगा है और बोर्ड पर लिखा है आज नकद कल उधार, लेकिन तुमने तो इस बोर्ड का गलत मतलब समझ लिया है। इस पे ये नहीं लिखा कि हमेशा उधार दो और नगद ना लो। या तो तुमने मुझे बहुत बड़ा दानवीर समझ लिया है, और या तो तुम मेरे ससुराल से आए हो जो मैं तुम्हें उधार में दे दूं। हाँ? अरे मैंने आपको 6 महीने पहले ही पूरे पैसे दिए थे, और अब आप फिर से पैसा मांग रहे हैं। 6 महीने पहले तो ऐसे बोल रहा है जैसे कल की बात है। चुपचाप पैसे फेंको और तमाशा देखो। मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। आज मैं कुछ सामान नहीं दूंगा तुम्हें। अरे दामोदर भैया, एक बार मेरी पगार आ जाने दो। मैं तुम्हारे पैसे ऐसे दे दूंगा, ऐसे बस पलक झपकते ही तुम्हारे पैसे दे दूंगा। हैं? क्या कहा तुमने? पगार? अरे ये कैसी अमृतवाणी तुम्हारे मुंह से निकल गई? पगार? और तुम जैसे बेरोजगार और उधारखोर इंसान को कौन काम पर रख रहा है? हाँ? जरा मुझे भी तो बताओ। मैं जाकर उसके चरण धोकर पीऊंगा। और तभी वहाँ जमींदार और महाजन आ जाते हैं। अरे देखो, आज चांद आखिरकार निकल ही आया। बड़ी खरीदारी हो रही है, क्या बात है? उधारी लाल, अब किस बेचारे ने तुम्हें उधार दे दिया? अरे दूसरों की बातें छोड़ो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि दामोदर ने ही उधारी दे दी है। अरे जी नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई उधारी नहीं दी और ना ही मैं दूंगा। जमींदार और महाजन ने उधारी लाल को बहुत ताने मारे और वो दुकान से बिना सामान लिए ही चला गया। तभी उसी वक्त गांव से एक ज्योतिष आ रहे होते हैं। उधारी लाल उन्हें देखकर उनकी ओर बढ़ जाता है। ज्योतिष को देखते ही उधारी लाल उनसे पूछने लगता है, ज्योतिष जी, बड़े दिनों बाद आपका गांव में आना हुआ। आप इतने दिनों तक कहाँ थे? उधारी लाल, तुम यहाँ? वो सब ठीक है, लेकिन मैं कोई उधार नहीं देने वाला। अरे मैं उधार मांगने नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा हाथ देख लें और मुझे बताइए कि इन सारी समस्याओं का हल कब और कैसे होगा। समस्या का हल तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि बिना कुछ दक्षिणा लिए मैं हाथ नहीं देखता। आप इसकी कोई तरकीब बताइए, मैं तुरंत आपको दक्षिणा दे दूंगा। और ज्योतिष जी उधारी लाल का हाथ देखकर तुरंत उसकी समस्या का समाधान बता देते हैं। उधारी लाल, अब तुम समझ लो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला है। बस तुम्हें अच्छी लगन और निष्ठा से कुछ दिन मेहनत करनी है, बस। हुजूर, ऐसा क्या करना होगा मुझे? सबसे पहले जाकर तुम झूठ बोलकर उधार लेना छोड़ दो, और जिनसे भी उधार लिया है तुम उनसे जाकर माफी मांगो और अच्छे आदमी बनकर दिखाओ, और अपनी मेहनत के पैसों से पूरे गांव को अपने दम पर दावत देकर दिखाओ। अच्छा, ठीक है ज्योतिष जी, मैं ऐसा ही करूंगा। चलो लाओ मेरी दक्षिणा। मैंने आज तक किसी का उधार नहीं चुकाया, लेकिन मैं आपका उधार जरूर चुकाऊंगा। आपको जरूर आपकी दक्षिणा मिलेगी। अरे मैं दुनिया को उल्लू बनाता हूँ, ये उधारी लाल तो मेरा ही उल्लू सीधा कर गया। उधारी लाल ज्योतिष जी की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपने बच्चों और पत्नी से ये सारी बातें बताता है। कोई बात नहीं जी,
आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। आप जाके गांव वालों से माफी मांग लीजिए। उधारी लाल पूरे गांव में जाकर सबसे माफी मांगता है और उनके पैसे उन्हें वापस देने का वादा करता है। जमींदार और महाजन इस बात से दुखी थे। उन्होंने उधारी लाल के सामने एक शर्त रखी। देखो, माफी और वादे से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे पूरे पैसे वापस ना कर दो और पूरे गांव को दावत ना करवा दो, हम गांव वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। उधारी लाल शर्त सुनकर संकट में पड़ जाता है और ज्योतिष जी के पास समस्या लेकर पहुंच जाता है। ज्योतिष जी उधारी लाल को चिंतित देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ उधारी लाल? अब मुझे किस तरह से लूटने आए हो? मेरा मतलब है कि किस चीज की उधारी लेने आए हो? क्यों परेशान हो? क्या बाधा आ गई? हाँ? और उधारी लाल ज्योतिष जी को अपनी सारी समस्या बता देता है और उनसे इस समस्या का हल मांगता है। देखो उधारी लाल, मैं तुम्हें उधार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ रखकर तुम्हारी एक मदद जरूर करूंगा। तुम यहाँ रोज आकर मेरे कामों में मेरा हाथ बटाओ तो मैं तुम्हें महीने की 10,000 रुपए तनख्वाह दूंगा। ठीक है जी हुजूर, मुझे मंजूर है। मैं कभी उधारी नहीं लूंगा और आपके यहाँ काम भी करूंगा और सबका उधार चुका दूंगा, पक्का। इसी तरह उधारी लाल ज्योतिष जी के साथ काम करके गांव वालों के कर्जे चुकाकर सबको दावत देता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीता है। बौरा गांव में एक छोटा सा स्कूल है जो कि बहुत साल पुराना है। स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों के बैठने वाली बेंच टूटी हुई है और उन पर दीमक लगी हुई है। ब्लैक बोर्ड पर दरारें पड़ी हुई हैं। साथ ही बारिश के मौसम में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है। बच्चों, जल्दी से अपना होमवर्क चेक करवा लो। अभी बारिश होने वाली है, नहीं तो तुम्हारी कॉपियाँ भीग जाएंगी। बारिश में कॉपी भीग जाने के डर से सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते हैं। टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती हैं और उन्हें नया होमवर्क देकर घर भेज देती हैं। ठीक है बच्चों, कल सब अपना होमवर्क करके आना और अभी सीधे घर चले जाओ। कोई भी मुझे रास्ते में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बारिश तेज होने वाली है और बारिश में भीग जाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है मैडम, हम सब स्कूल से डायरेक्ट घर चले जाएंगे। सभी स्टूडेंट घर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैडम भी स्कूल के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके ताला लगा देती हैं और अपने घर चली जाती हैं। सबके चले जाने के बाद तेज बारिश होती है और साथ ही आंधी तूफान भी आता है। तेज तूफान के चलते स्कूल टूटकर नीचे गिर जाता है। अगले दिन जब मैडम स्कूल आती हैं तो देखती हैं कि स्कूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था। जैसे तैसे करके हम लोग इस स्कूल में काम चला रहे थे, अब तो वो भी नहीं रहा। अब बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी? टीचर गांव के मुखिया के पास जाती है और उनको इस बारे में बताती है। मुखिया जी, हमारा स्कूल तूफान की वजह से टूट गया है। हमें स्कूल के लिए नए बिल्डिंग की जरूरत है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं नई बिल्डिंग बनवा सकूं, पर हम लोग सरकार से स्कूल बनवाने के लिए अर्जी दे सकते हैं। आप एक अर्जी लिख दीजिए, मैं उस पर साइन करके गांव प्रधान की मुहर लगाकर कार्यालय में जमा करवा दूंगा। ठीक है? टीचर स्कूल की बिल्डिंग बनवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर मुखिया को देती है। मुखिया उस पर प्रधान की मुहर लगाकर उसको अपने नजदीकी सरकारी ऑफिस में जमा कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक सरकारी इंजीनियर स्कूल का नक्शा बनाने और जगह का मुआयना करने गांव में आता है। ये लीजिए मैम, मैंने नए स्कूल का नक्शा बना दिया है। मैं इसकी एक कॉपी ऑफिस में जमा कर दूंगा। जैसे ही सरकार की तरफ से बजट पास होगा, नया स्कूल बनने का काम शुरू हो जाएगा। टीचर को नए स्कूल का नक्शा देने के बाद इंजीनियर वहाँ से चला जाता है और सरकारी ऑफिस में स्कूल का नक्शा दे देता है, पर सरकारी अफसर इस विषय पर कोई भी ध्यान नहीं देते और बहुत समय गुजर जाने के बाद भी स्कूल बनने का काम शुरू नहीं होता है। कई महीने इंतजार किया, अब तो 1 साल होने को है। अभी तक नया स्कूल बनने का कोई संकेत तक नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार हमारे लिए स्कूल बनवा कर देगी। टीचर इस बारे में इंजीनियर से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है। आइए मैडम, बैठिए, मैं आपके पास ही आने वाला था। सर, वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा?
1 साल बीत चुका है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब आपको क्या बताऊं मैडम, मैंने तो उसी दिन नक्शा दे दिया था, वो पास भी हो गया था। सरकार की तरफ से जो स्कूल बनाने के लिए बजट आया था, उन पैसों को सरकारी अफसरों ने खा लिया और कागजों में ये दिखा दिया कि स्कूल बन चुका है। अच्छा, तो ये बात है। सरकारी अफसरों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इन लोगों ने तो बच्चों के भविष्य को भी नहीं छोड़ा। कम से कम इस स्कूल का पैसा तो छोड़ देते, बेचारे बच्चों का भला हो जाता। मैं माफी चाहता हूँ मैडम, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो गया, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो अपना काम कर दिया था। नहीं, मैं इतनी आसानी से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं होने दूंगी। स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी तो क्या हुआ, मैं पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाऊंगी, पर मैं उनकी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। अगले दिन से टीचर सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू करती है। सभी बच्चे अपने इस तरह की क्लास से बहुत खुश थे, पर तभी अचानक से बारिश शुरू होती है और बच्चे बारिश से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अरे, कहाँ जा रहे हो? आराम से बच्चों, बारिश में फिसलना मत। कुछ बच्चे पास में पड़े एक खराब रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। मैडम भी रिक्शा के अंदर चली जाती हैं और आगे ड्राइवर की सीट पर बैठकर बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। ये तो हमें अच्छी जगह मिल गई है बच्चों, हम लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। पर मैडम, इस रिक्शा में तो सिर्फ हम 4 लोग ही पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी के स्टूडेंट्स कैसे पढ़ेंगे? इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। मैं कोई उपाय निकालती हूँ। तुम आज का अपना लेसन कंप्लीट करो और घर चले जाओ। मैं कल तक नए स्कूल का इंतजाम करती हूँ। सभी बच्चों के जाने के बाद मैडम एक रिक्शा मैकेनिक के पास जाती हैं। मुझे बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाना है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं रिक्शा मैकेनिक हूँ मैडम, कोई बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हूँ जो आपके लिए स्कूल बनाकर दे दूँ। मुझे रिक्शा का ही स्कूल बनाना है, पत्थर का नहीं, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। रिक्शे का स्कूल? पर कैसे? मैंने तो आज तक कभी भी रिक्शा का स्कूल ना देखा है और ना ही सुना है। पहली बार आपके मुंह से ही सुन रहा हूँ। मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, ये देखकर आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? और अगर मजाक नहीं कर रही हैं, तो आप खुद ही बता दीजिए कि रिक्शा का स्कूल कैसे बना सकते हैं। देखो, वहाँ पर बहुत टाइम से कुछ खराब रिक्शे पड़े हैं। क्या तुम उन सभी को जोड़कर एक ऐसा रिक्शा स्कूल तैयार कर सकते हो जिसमें मेरे सभी स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ सकें? अच्छा, तो ऐसी बात है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, आप सिर्फ मेरा कमाल देखते जाइए। मैं सभी खराब रिक्शा को जोड़कर एक ऐसी पाठशाला बनाऊंगा कि आप देखते रह जाएंगे। अब वो मैकेनिक सभी खराब पड़े रिक्शा को एक जगह पर इकट्ठा करता है और वेल्डिंग करके जोड़ देता है। ये लीजिए मैडम, आपका रिक्शा स्कूल चकाचक बनकर तैयार हो गया है। पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड फिट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा जो भी बिल हुआ है वो मुझे दे दो, मैं पे कर देती हूँ। कैसी बात कर रही हैं मैडम आप बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ कर रही हैं और मैं इतना भी काम फ्री में नहीं कर सकता क्या? और वैसे भी मेरी बेटी सुधा को तो आप ही पढ़ाती है ना। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। अब टीचर रिक्शा स्कूल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसको चलाने लगती है और बच्चों के घर जाकर उनको पिक करती है। एक औरत को रिक्शा चलाता देखकर लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, पर टीचर उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं देती है। अरे वो देखो, औरत रिक्शा चला रही है। अब टीचर सभी स्टूडेंट को उनके घर से पिक करती है और सभी को रिक्शा स्कूल के अंदर पढ़ाती है और छुट्टी होने पर सभी को घर पर ड्रॉप कर देती है। सभी बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम में टॉप करते हैं। ये देखो बच्चों, हमारे स्कूल के बारे में न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है। सभी ने टॉप किया है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स को नई क्लास के लिए शुभकामनाएं। अब ये बात सभी जगह फैल जाती है कि एक टीचर स्कूल ना होने की वजह से रिक्शा में घूम घूम कर बच्चों को पढ़ाती है। सरकार के कानों तक जब ये बात पहुंचती है तो सरकार उन घुसखोर अफसरों को नौकरी से निकाल देती है जिन्होंने स्कूल बिल्डिंग का पैसा खाया था, और टीचर को उसके इस नेक काम के लिए अवार्ड से सम्मानित करती है। ये चतुर्वेदी परिवार है। इस परिवार के मुखिया दीनदयाल जी है, जो पेशे से स्कूल के हेडमास्टर है। ये उनकी पत्नी मीना
और ये बेटा धीरज जिसका ट्रकों का बिजनेस है, और ये बहू पूनम। चतुर्वेदी परिवार बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट परिवार है। अरे बहू आओ, शतरंज खेलते हैं। नहीं बाबूजी, हम हमेशा हार जाते हैं, आप इनके साथ खेलिए। हारता तो मैं ही हूँ हमेशा, पर बाबूजी हम खेलेंगे। वैसे भी जब तक पराठे नहीं बनते मेरे पास करने को है ही क्या। आप लगाओ बाबूजी। ये हुई ना बात। बाप बेटे शतरंज खेलने बैठ गए। दीनदयाल जी शतरंज के खेल के उस्ताद थे और मिनटों में उन्होंने धीरज को हरा दिया। आप एक बार भी मेरे लल्ला को जीतने नहीं देते। हमने कहाँ रोका है इसे जीतने से। अगर तुम्हारा लल्ला जीतने के काबिल होगा तो जीत ही जाएगा ना। अब कोई खुद को हरवा के बेटे को जितवा थोड़ी ना सकता है। बाबूजी, हमको तो हारने में भी बड़ा मजा आता है। आपको इस खेल से इतना शौक है कि क्या बताएं। इस खेल से ज्यादा हमें बच्चों को पढ़ाने का शौक है। और हमारे 10 बज गए हैं, हम जा रहे हैं स्कूल। अरे पर बाबूजी, नाश्ता तो करते जाइए। टाइम नहीं है बहू हमारे पास। 1 मिनट रुकिए तो हम डिब्बे में भरकर दे देते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट। पूनम ने हड़बड़ी डिब्बा भरा और दीनदयाल जी चले गए। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल के मास्टर थे। भले ही सरकारी स्कूल की हालात खराब थी, पर यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती थी। दीनदयाल जी मन लगाकर पढ़ाते थे। अरे छोटू, तू आज इतनी देरी से क्यों आया? अब वो सर, मैं बगल वाले गांव गया था अपनी दीदी को उसके ससुराल छोड़ने, तो वहाँ से दौड़ते हुए आ रहा हूँ, इसीलिए देर हो गई। ठीक है, इस बार तुम कक्षा में बैठ सकते हो। अगली बार देर हुई तो हम तुम्हारे बहाने नहीं सुनेंगे। ठीक है। दीनदयाल जी शिक्षा को बहुत सीरियसली लेते थे। वो मानते थे कि स्कूल में बिताया हुआ हर क्षण बहुत जरूरी होता है। इसलिए ना वो खुद देरी से जाते थे और ना ही उनके छात्रों को देरी से आने देते थे। सब कुछ सही चलता जब तक बरसात नहीं आती, पर बरसात आते ही क्लासरूम खाली हो जाता, क्योंकि सरकारी स्कूल की छत टपका करती थी। और छत की रिपेयर करने के लिए दीनदयाल जी हर साल सरकारी ऑफिस में अर्जी लेकर जाते थे। आइए आइए दीनदयाल जी। वहीं मैं सोचूं, बरसात शुरू हो गई है, आप अभी तक आए कैसे नहीं? क्या लेंगे, चाय या ठंडा? आप बस हमारे स्कूल की छत रिपेयर करवा दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा है ना दीनदयाल जी, हम आपकी अर्जी हर साल आगे भेज देते हैं, पर मंत्री जी आपकी इस अर्जी के लिए फंड ही नहीं सैंक्शन करते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? आप एक बार जाकर शिक्षा मंत्री जी से मिल लीजिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। ठीक है, तो मैं ये अर्जी उन्हें ही दूंगा। दीनदयाल जी ने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट लिया और उनसे मिलने पहुंच गए। सर, हम सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। हमारी स्कूल की छत पिछले 4 सालों से टपक रही है। हर साल हम सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाते हैं। कृपा होगी अगर आप एक बार हमारी अर्जी स्वीकार कर लें और अधिकारियों को आदेश दें। जी जी बिल्कुल, हम तुरंत आपके स्कूल की मरम्मत का काम सौंप देंगे किसी कॉन्ट्रैक्टर को। धन्यवाद सर। आज दीनदयाल जी खुश थे कि जल्द ही उनके स्कूल की छत की मरम्मत होने वाली थी। वो जलेबियां लेकर घर पहुँचे। क्या बात है बाबूजी, आज आप बहुत खुश हैं? खुशी की बात ही है। आज हम शिक्षा मंत्री से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमारी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब जल्द ही स्कूल की छत रिपेयर होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, आप वापस दिन भर स्कूल में रहेंगे तो यहाँ हमारी परेशानी कम होगी। क्या? ये खबर सुनकर पूरा परिवार खुश था। सब जानते थे कि दीनदयाल जी को शिक्षा से कितना प्रेम था। इस बात को कुछ दिन बीत गए। अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, इसलिए पता लगाने के लिए दीनदयाल जी वापस सरकारी ऑफिस गए।
क्या हुआ दीनदयाल जी, आज आप वापस यहाँ? हम मंत्री जी को मिलकर आए थे। उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्कूल का कॉन्ट्रैक्ट किसी को देकर मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे, लेकिन अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ। हमें तो ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली ऊपर से। लगता है मंत्री जी ने आपकी बात सुनी भी और भूल गए। क्या हम अभी उनके पास जाकर उन्हें याद दिलाकर आते हैं? कोई फायदा नहीं दीनदयाल जी, मंत्री जी फॉरेन ट्रिप पर गए हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना? बाप रे, तब तक स्कूल बंद रखना पड़ेगा और कोई उपाय भी नहीं है। दीनदयाल जी मायूस हो गए। दीनदयाल जी ने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। अब क्या बाबूजी? पता नहीं, सोचे थे जल्द ही स्कूल शुरू होगा, पर लगता नहीं है। दीनदयाल जी का उदास चेहरा देखकर धीरज और पूनम को बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों उनकी मदद करना चाहते थे। बाबूजी, आप किसी और जगह क्लास चला नहीं सकते क्या? पर कहाँ? इतनी बड़ी जगह कहाँ है इस गांव में? हमारा घर भी इतना बड़ा नहीं है। धीरज सोच ही रहा था कि उसे ट्रक के कंटेनर का याद आया। बाबूजी, ट्रक के कंटेनर में क्लास चलाएं तो? ये कैसे संभव है? आपने ट्रक के कंटेनर में ऑफिसेज देखे होंगे, तो अंदर कक्षा भी बना सकते हैं। जब तक स्कूल की मरम्मत नहीं हो जाती है, कम से कम बच्चे पढ़ तो पाएंगे। क्या ये संभव है? जरूर। अगले दिन धीरज अपना ट्रक गांव के अंदर ले आया। इस ट्रक पर एक कंटेनर था। धीरज ने कंटेनर के अंदर ब्लैक बोर्ड लगवाया और लाइट और पंखे भी, और एक ही दिन के भीतर विशाल ट्रक स्कूल तैयार हो गया। लीजिए बाबूजी, आपका ट्रक स्कूल तैयार है। अगले ही दिन से गांव के सारे बच्चे ट्रक स्कूल में पढ़ने आने लगे। अब बरसात की कोई परेशानी नहीं थी। दीनदयाल जी एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने लगे और उन्हें खुश देखकर उनका परिवार भी बहुत खुश था। पूरी बरसात सरकारी स्कूल ट्रक स्कूल के अंदर ही लगता रहा। आखिर बरसात के अंत में सरकार ने सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू किया। दीनदयाल जी खुश थे कि किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकी थी। उम्मीद है अगले साल इस गांव को विशाल ट्रक स्कूल की जरूरत ना पड़े। उमेश रामपुर गांव के सरकारी स्कूल में हेडमास्टर था। स्कूल के सारे बच्चे उमेश से बहुत डरते थे। उमेश बहुत ही सख्त स्वभाव का इंसान था। अरे यार, आज तो उमेश सर चेकिंग के लिए आने वाले हैं। मैं गलती से अपना जूता साफ करना भूल गया। आज तो खैर नहीं है। अरे टेंशन क्यों ले रहा है? अपने सफेद जूते पर चौक रगड़ दो, सर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। सर की नजर बाज से भी ज्यादा तेज है। अगर उन्होंने तुम्हारे गंदे जूते देख लिए तो तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होगी। कैसी दोस्त हो तुम? मेरा टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रही हो। सोनू सर के आने से पहले अपने सफेद जूतों में चौक घसने लगता है। तभी उमेश सर क्लास में पहुंच जाते हैं और सोनू को जूते में चौक रगड़ते हुए देख लेते हैं। सोनू सर को देखकर डर जाता है और चौक अपने पीछे छिपा लेता है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें घर में जूते साफ करने का वक्त नहीं मिलता, जो स्कूल में आकर जूते में चौक रगड़ रहे हो। सॉरी सर, गलती हो गई। अगली बार ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा मौका होने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी सजा ये है, स्कूल खत्म होने के बाद स्कूल की आंगन की तुम सफाई करोगे। माफ कर दीजिए सर। फिर से अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुमको स्कूल की वॉशरूम साफ करना पड़ेगा। उमेश सर क्लास में आकर सभी की कॉपी चेक करने लगते हैं। रिया की कॉपी में कवर नहीं लगा हुआ था। ये क्या है? तुम्हारी कॉपी में कवर क्यों नहीं लगा हुआ है? सॉरी सर, ये मेरी नई कॉपी है। मैं अगली बार इसमें कवर चढ़ा लूंगी। जाकर पीछे वाले बेंच पर हाथ खड़े कर कर खड़े हो जाओ, और अगली बार ऐसी गलती की तो तुम्हें क्लास से बाहर कर दूंगा। रिया क्लास की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर हाथ खड़ा करके खड़ी हो जाती है। रिया को खड़ा देख रश्मि उसे चिढ़ाने लगती है। तभी उमेश सर की नजर रश्मि पर चली जाती है। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। जाओ, तुम भी साथ में जाकर खड़े हो जाओ। पूरी कक्षा तुम दोनों खड़े खड़े पढ़ाई करोगे। सॉरी सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। नो सॉरी। रश्मि भी रिया के साथ जाकर पीछे कान पकड़कर खड़ी हो जाती है।
दोनों पूरा दिन खड़े खड़े ही क्लास अटेंड करती हैं। छुट्टी के बाद सोनू स्कूल की आंगन की सफाई करने के बाद घर जाने लगता है। रश्मि और रिया सोनू का स्कूल के बाहर इंतजार कर रही होती हैं। मैं तो थक गया, आंगन साफ करने में मेरा पूरा दम निकल गया। ये उमेश सर के कठोर स्वभाव की वजह से आज तक इनकी शादी नहीं हुई है। हाँ, सही कहा तुमने, हमेशा बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं और हमें सजा देते रहते हैं। अगले दिन क्लास में एक नई टीचर आती हैं। वो देखने में बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की होती हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी कोई अपनी सीट पर बैठ जाएं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उमा मैडम बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती हैं और बहुत प्यार से बच्चों को समझाती हैं। बच्चों को उमा मैडम का पढ़ाया गया सारा सिलेबस फटाफट याद हो जाता था। एक दिन उमा मैडम अपनी क्लास ले रही थी और तभी उमेश सर क्लास में आ जाते हैं। उमेश सर को देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और सीधे बैठ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम लोगों की क्लास में बहुत शोर आने लगा है। अगर आगे से ऐसा ही शोर आता रहा तो मैं पूरे क्लास को दिन भर धूप में खड़ा रखूंगा। सर, आखिर तो ये बच्चे हैं, ये शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मस्ती से पढ़ने में ही तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी हमेशा बच्चों को प्यार से ही समझाता हूँ। बच्चे उमेश सर की बात सुनकर हैरान थे। दरअसल उमेश सर उमा मैडम को मन ही मन पसंद करने लगे थे, इसीलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। एक दिन सोनू और रिया को स्कूल आने में देर हो गई। उमेश सर दोनों को लेट देखकर गुस्सा करने लगते हैं और दोनों की छड़ी से पिटाई करने लगते हैं। ये कोई वक्त है स्कूल का? तुम दोनों बहुत बिगड़ गए हो, ऐसे नहीं मानोगे। सर, वो बीच रास्ते में हमारी साइकिल पंचर हो गई थी, इसलिए आने में देर हो गई। हाँ सर, सोनू सच कह रहा है। तुम्हें घर से पहले निकलना चाहिए था। इस बात की सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू और रिया के हाथ में छड़ी मारने लगते हैं। तभी उमा मैडम आ जाती हैं। अरे सर, आप इन मासूम बच्चों को क्यों मार रहे हैं? बच्चे हैं, कभी आने में देर हो जाती है। अगर बार बार ऐसा करें तो फिर हमें एक्शन लेना चाहिए। आज पहली बार हमें इतनी देर हुई है। कोई बात नहीं बच्चों, जाओ जाकर पढ़ाई करो। उमेश सर उमा मैडम की बात मानकर सभी बच्चों को क्लास में जाने देते हैं। धीरे धीरे उमेश सर का स्वभाव भी उमा मैडम की तरह कोमल होने लगता है। अरे यार, हमारे उमेश सर तो बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, सही कहा तुमने। पहले हम पर कितना गुस्सा करते थे, हमें कठोर से कठोर सजा देते थे, लेकिन अब उमा मैडम के आने के बाद वो बिल्कुल कोमल स्वभाव के हो गए हैं। एक दिन सोनू अपना होमवर्क करना भूल जाता है। उमेश सर सभी का होमवर्क चेक कर रहे होते हैं। तुम बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हो। आज होमवर्क नहीं किया, कल स्कूल आना छोड़ दोगे। नहीं सर, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। उमेश सर सोनू को क्लास से बाहर निकालकर मुर्गा बना देते हैं। तभी वहाँ उमा मैडम आ जाती हैं। अरे बेटा सोनू, तुम्हारी तो तबीयत खराब है ना, तो फिर तुम क्लास के बाहर क्यों बैठे हो? मैडम, तबीयत खराब होने की वजह से मैं होमवर्क नहीं कर पाया। उमेश सर ने मुझे क्लास से निकाल मुर्गा बना दिया है। तुम मेरे साथ क्लास के अंदर चलो। उमा मैडम क्लास में जाकर उमेश सर को समझाती हैं। सोनू ने मुझे कल फोन पर बता दिया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपके सख्त स्वभाव की वजह से आज इसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती थी। मैं तो बस बच्चों में अनुशासन लाना चाहता हूँ। बच्चों को प्यार से भी समझाया जाता है। अगर हम बच्चों को हमेशा डांट या मार कर समझाएंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाएंगे और वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। इसलिए हमें बच्चों से हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए। आखिर ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं समझ गया हूँ। अगली बार से मैं हमेशा बच्चों से प्यार से ही बात करूँगा। उस दिन के बाद उमेश सर बच्चों के साथ प्यार से पेश आने लगते हैं। कुछ ही दिनों बाद उमेश सर और उमा मैडम की शादी हो जाती है और उमेश सर भी उमा मैडम की तरह कोमल स्वभाव के हो जाते हैं।